लेकिन बहुत सारी बातें मुझे करनी थी आपसे और बहुत सारी बातें मैं सोच के भी आया था, इसीलिए 6:20 में आ गया था कि लेट ना हो जाऊँगा, क्योंकि थोड़ा दूर से आना था। मैं रास्ते से काफ़ी टाइम पहले ही आया था, अब दोबारा आया हूँ तो रास्ते में आइडिया नहीं था कि मैं पहले पहुँचूँगा। लेकिन चले उन्होंने बताया कि नहीं कुछ मुश्किल थी, लेकिन देखो मुश्किल तो हर दफ़ा आएंगी, लेकिन आपका तो कमाल ही है कि उस मुश्किल भी तो करना, जिन्हें तो मुश्किलों की जाके मानने वाले हम लोग कि कोई भी मुश्किल हो उसमें तो घबराना नहीं है। अच्छा, अब ये तो मसला हो गया कि वो घबराना नहीं है, नहीं घबराना नहीं, गाफिल भी नहीं होना, कोई भी गाफिल ना हो। इस बात को अच्छी तरह समझ लें और एक दो बातें मैं करता हूँ, फिर हम पहले सबको भी समझ लेंगे। इस पर एक गोल नंबर 13 लिखा हुआ है, लाइफ क्लाइमेट चेंज। फिर गोल नंबर 14 है लाइफ बिलो वाटर। मैं इस प्रोग्राम में आया कैसे कि 3 साल पहले मैंने डॉन अखबार की एक आर्टिकल को मैंने पढ़ा, उसकी हेडिंग देखिए बड़ी खतरनाक थी कि कराची में सिर्फ इनटू ओशंस बाय 2060, यानी कराची समंदर में डूब जाएगा, डूब सकता है 2060 तक। तो मैंने कहा ये होते लोग अपने सर पर आते हुए बात करते, मैंने पढ़ू है क्या। जब पढ़ना शुरू किया तो उसने बताया कि ये समंदर जो है वो 100 साल के बाद जितनी इन्वेस्टमेंट हुई होती है वो उसको वापस लेता है। अब समंदर महाराज जो है वो दुनिया का जो अपना हिस्सा था वो वापस लेने आ रहा है। तो फिर मैंने कुछ लोगों से पहले सीनियर से पूछा कि जब कराची पहले कैसा था, क्योंकि 3 तलवार पे हम गाड़ी खड़ी करके वॉक करके समंदर में जाते थे। फिर एक रेफरेंस आपने सुना होगा कि मोहता पैलेस कि कोई ताजिर था, उसकी बीवी बीमार थी, किसी ने कहा कि समुद्र के किनारे घर बनाओ। तो मैं बैठ के सोच रहा कि समंदर इधर है, घर इधर बनाया, तो ये कैसे, मतलब क्या था ये मामला। फिर पता चला कि पहले समंदर यहीं पे था। तो गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर यही आपको बता रहा है कि समंदर को आपने साफ करना है। सफाई की बात जो मैं कर रहा था इसलिए कर रहा था कि 2030 में पाकिस्तान में पानी जहाज नहीं आएंगे। अगर कोई एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, उसने कुछ काम करना है तो सिंगापुर दुबई जाए, यहाँ से एयरलिफ्ट करे और वहां से लेके आ जाए। ये इतना खतरनाक सब्जेक्ट है। अच्छा, जब भी जंग होती है उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ वैल्यूज होती है कि जी हॉस्पिटल पे हमला नहीं होगा, बुजुर्गों पे हमला नहीं होगा, बच्चों पे नहीं होगा, खवातीन पे नहीं होगा। ये जंगों के पैरामीटर्स हैं। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर समंदर आता है, वो तो किसी प्रोटोकॉल को नहीं मानता, उसको तो कोई ये है भी नहीं कि जी बच्चे हों बड़े हों स्कूल हों, वो तो आता बुलाएगा। तो इस पर हमें वर्क करना है। दूसरा गोल नंबर 14 जैसे मैंने कहा, गोल नंबर 13 में आप लोग बहुत काम कर सकते हैं। माशाल्लाह में देख के बड़ी खुशी हुई कि सोलर यहाँ पर लगा, बड़ी खुशी हुई कि चले एटलीस्ट जो कार्बन जो हम जो फेंक रहे हैं यहाँ से, उसमें कम से कम अपना थोड़ा हिस्सा तो हम डाल रहे हैं। ये बहुत से लोग, कितने लोगों को मुश्किल बात लग रही है, सबको लग रही है। कोई बताए, कोई हाथ उठाए कि यहाँ ये बात सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अच्छा देखिए, एनर्जी एक ऐसी चीज है कि इसको करने के लिए आपको किसी पैसे की जरूरत नहीं है, आपको पैसे नहीं चाहिए। और लेकिन मैं ब्रीफ भी इस बात को लिख भी लें कि इंशाल्लाह अगर हम 2026 में 27 में आपके पास होंगे यहाँ पे, तो आपको लगेगा कि ये जो हम बात कर रहे थे आज इन्हीं का क्या दौर है, इन्हीं लोगों का दौर है। तो अपने आप को इसकी तरफ देखें। इंटरनेट ऐसी चीज है कि आपको सब कुछ वहां पर अवेलेबल है। आपको किसी के पैसे की जरूरत नहीं है, आपके पास इंटरनेट है, आपके पास मोबाइल फोन है, आप सारे काम कर सकते हैं। मैं अपने डिटेल भी शेयर करूँगा यहाँ पे, तो वाह सब समझे कि मैं पूरे यानी कि जॉब पे अलग है, लेकिन मैं जो फ्राइडे सैटरडे संडे CSR कॉर्पोरेट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं CSR में, इसलिए मैं अपनी फैमिली में नजर नहीं आता। काफ़ी लोग यहाँ बैठे हो देखते होंगे कि चलिए इनको क्या हो गया, क्या समझते हैं अपना आपको, किसी चीज़ में शिकायत करते नहीं।
रहते हैं बहुत ज़्यादा शिद्दत करूँ, लेकिन मैं जो काम कर रहा होता हूँ वो काम उससे बड़ा होता है, इसलिए मैं उन जगहों पे मैं नहीं जाता। और मैं पूरा फोकस करता हूँ CSR पे कि जो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको, अगर कोई प्रॉब्लम मुझे आता है तो मैं उसको कर सकूँ। एक आखिरी ट्राई करता है। जाफी साहब आवाज़ आ गई आपको? हसन जाफी साहब है हमारी इसलिए कि मैं इसको बस समाप्त करता हूँ कि आज मैंने दो चीज़ों पर बात करनी थी। एक चीज़ पर थोड़ी सी बात मैंने कर ली। मेरी बड़ी ख्वाहिश होगी कि हम अगले शो भी करें, और आपके लिए मैं समझता हूँ कि आपको एवरी वीक 1 घंटा निकालना चाहिए। स्वागत आपके साथ। जावेद आवाज है तो मैंने SDGs पे थोड़ी सी बात आपसे कर ली है। मेरी गुजारिश है जो भी इसके ऑर्गेनाइजर्स हैं कि मैं बिल्कुल अवेलेबल हूँ, मैं बिल्कुल तैयार हूँ कि कोई भी एक दिन सैटरडे वीकेंड 1 घंटा आप निकालें, आप जूम पर आएँ, आप जहाँ पे भी बैठे यहाँ पे आ जाए घर से बैठ के, तो मैं प्रॉब्लम जूम से करूँगा और बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ कर सकते हैं, आपकी चीज़ें ऑफर कर सकते हैं, आपको बता सकते हैं। अच्छा, आखिरी बात ये कि कितने लोगों ने ChatGPT सुना है? किसी ने सुना? किसी ने सुना ChatGPT? लेकिन बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। उस वक्त तक उस पर पाबंदी ना लगे, पेड़ ना हो जाए, लेकिन आप उस पर जरूर, आप इंटरनेट पे जाएं, गूगल पे जाएं, प्ले स्टोर पे जाएं, आईफोन जिस पे यूज कर रहे हैं, एक लफ्ज़ ChatGPT टाइप करें, एक इंटरफेस आ जाएगा। आप कोई भी काम दुनिया कर रही है, अपने असाइनमेंट्स कर रही है, कुछ भी कर रही है, बजाय इसलिए कि इधर जाके लोगों से पूछे, आप ChatGPT पे जाके टाइप करिए जो भी आपका सुनना है। आपका क्या प्रॉब्लम है, आप बताएं। सब्जेक्ट क्या है? खिड़कियाँ बोल रहे हैं। मैं कोई भी चीज़ अगर आपसे आती है, आप अपना फॉर्मूला टाइप करें, वो आपको इस इक्वेशन को बताएगा, उसको सॉल्व करके देगा आपको। अगर आज मैं आपसे कहता हूँ कि जाके सोलर एनर्जी पे करें, तो आज मैं आपसे कहता हूँ आप ऑफिस घर जाके टाइप करें कि SDG और पाकिस्तान का। You just type SDGs and Pakistan, you will get a lot of information. कि तो कोई टूल है, उसको पॉजिटिवली उसको यूज करें, आप कर सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिलेगी, आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं होगी। जब इन्फॉर्मेशन आएगी आप उसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे, और उसके बाद आप अगर कोई और चीज़ पर और भी बात कर सकते हैं। तो भारत ये टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से इस पर आगे बढ़ रही है, आप लोग इसके जरूर इसमें शामिल हो। मेरे नंबर डिटेल में शेयर कर दूँगा, यहाँ से कोई भी ऐसे काम है जो आप समझते हैं वो बिल्कुल आपसे पूछ सकते हैं। और फ्राइडे, सैटरडे, संडे में कोई भी एक टाइम आप निकालें और सिर्फ आधा 1 घंटा दें, और उस आधे घंटे में इंशाल्लाह डिटेल में आपसे बात करेंगे। इसके साथ ही आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, इन्वाइट करने का, यहाँ पे बोलने का मौका देने का, और आप आइंदा जब भी बात करें अपनी घड़ी में चेक करें। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बड़ा साहब की सेवा सलामने के लिए एक बार में तकरीर पढ़ते हैं। इंशाल्लाह दिन की बातें आपने बिठाई हुई टेंशन, और एक और जो चीज़ है, इन्होंने टाइम के ऊपर बात की, तो उस पर भी आप लोग थोड़ा सा फोकस करें और अपनी ज़िंदगी में टाइम मैनेजमेंट को लाने की कोशिश कीजिए। इंशाल्लाह आप कामयाब रहेंगे। छोटी सी एक बात कि ये लोग जो
हमारी मिल्लत के ब्रेन है और बैक पे होके ये आपके लिए सोच रहे हैं, ये सेम वही फीलिंग और सब कुछ वैसे ही लग रहा है कि जैसे जो मैंने बात शुरू की कि जब अकबर के जो 9 रत्न थे उन्होंने हिंदुस्तान में देखा कि हमारी शियत फरोग नहीं पा रही, शिया नहीं बना रहे, क्या किया जाए। वो मशहद से जाके एक आलिम दीन को लेके आए। अकबर उस वक्त किला बनवा रहा था, आके मिलवाया। जैसे ही आलिम दीन से अकबर ने बात की, एक मर्तबा हैरान हो गया, बात शौक वाला फरमाते हैं कि बोलो ताकि पहचाने जाऊं। बंदा मोमिन अपनी जुबान के पीछे पोशीदा है। जब उनको देखा, उनको सुना तो एक मर्तबा हैरान हो गया और उनको भेज दिया कारगिल। कारगिल में जो आज 90% शिया हैं वो शिया आलिम दीन की वजह से हैं। लाइक जैसे अबू ज़र गफ़ारी लबनान पहुंचे और लबनान पहुंच के आज उन्होंने इतने बड़े लबनान को शिया कर दिया कि हिज़्बुल्लाह वहां खड़ी है। बिल्कुल वैसे ही उन्होंने कारगिल को शिया किया। फिर वहां वो जस्टिस बने, काजी फसाद बने, पूरे इंडिया में छा गए, हिंदुस्तान में छा गए। अपनी पूरी जिंदगी की किताब लिखी। लोगों ने बादशाह से शिकायत की, बादशाह के पास आ रहे थे। एक मर्तबा लोगों ने कहा कि एक तगय्युम में एक शिया आलिम दीन था। उसने उनसे कहा कि आप कहते हैं अकबर से कि मैंने कहा ही नहीं, मैंने ऐसा मौला अली के बारे में अलैहिस्सलाम लगा दिया था। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं मैंने कहा ही नहीं, कौन सी सीसीटीवी है, कौन से सैटेलाइट में देखा है, तो आप कहते हैं। उन्होंने कहा कि मैं झूठ नहीं बोलता, मौला अली का शिया झूठ नहीं बोलता। बच गए किसी भी तरह से। 10 साल के बाद फिर किताब लिखी है काबुल हक, फिर आ गए कोई इत्तेफाक से वही आलिम दीन जो तकय्ये में थे, कहने लगे कि कहते मैंने नहीं लिखी। इन्होंने कहा कि आज मेरा खून हिंदुस्तान में शियत के फरोग का सबब बने। और आज जो हिंदुस्तान में शियत ने फरोग पाई वो लीग शहीद सालिस काजी फरुल्लाह शोसेरी किस वजह से आगे आए, इल्म की वजह से। तो फाइनेंस डिपार्टमेंट के हवाले से भी और डिपार्टी के हवाले से आपने सुना और इंशाअल्लाह आपने अपने अज़हान में महफूज भी किया होगा। अब फाइनेंस के हवाले से बात करने के लिए और आपके मुस्तक़बिल के लिए आपको कुछ गाइडलाइन बताने के लिए यूएस में बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं मोहतरम जनाब सैयद अंजार हुसैन जाफी साहब। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तुम लगा देते हैं फेसबुक पे लाइक कमेंट शेयर करो यार। एक ही आया है हैदराबादी वो भी उनके लिए ये प्रोग्राम मैंने एक पावर पॉइंट बनाई है। ये मेरी जिंदगी का पूरा तजुर्बा है जिसमें मैंने हमारे घर में 30 साल रह के किया और अपनी जिंदगी भी गुजारी। तो उसका ये दुर्बल अभाव है। अभी जिस तरह जिन्होंने बताया है कि फोन सेट करना या अपने आप को सही करना, तो मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि सारा कुछ जो है वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। माहौल, मापा, बहन भाई, हालात
ये सारी चीजें हैं, हमें इन सबको फेस करना है। फेस करने का मकसद है कि हमें अपने आप को इस तरह एडजस्ट करना है कि हम अपने टारगेट पर पहुंच सकें। और वो पहुंचने के लिए हमें किसी और को नहीं करना, हमें अपने आप को देखना है। उसके लिए जो अमेरिका में बड़ी बड़ी किताबें हैं, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ की जो टॉप नॉलेज यूनिवर्सिटी हम आप अटेंड किए हैं, हार्वर्ड और MIT, वो कुछ नहीं है, वो बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन उन्होंने इस तरह उसको प्रेजेंट किया है कि लोग समझते हैं कि बहुत बड़ा कमाल है। मैं भी यहाँ पाकिस्तान से पढ़ा हूँ, हैदराबाद से मैंने इब्तदाई तालीम हासिल की, कराची से दाऊद से इंजीनियरिंग की, और फिर मैं अमेरिका चले गया 30 साल पहले। सिर्फ सवाल मेरा ये है कि आप अपने आप को अंडर एस्टिमेट नहीं करें। नंबर 1, हमारे ज़माने में मैंने मैट्रिक किया था 1976 में, मैं भी बहुत से लोगों को तो पता भी नहीं हो। BE किया था मैंने 1983 में, 83 में सोचिए। और जब मैं अमेरिका गया तो मेरी पहली जॉब नासा में थी। तो पाकिस्तान की पढ़ाई उस जमाने में 83 की पढ़ाई सोचिए, मुझे उस पर दाखिला मिला। तो अगर आप समझते हैं कि पाकिस्तान के स्कूल खराब है, ना मैं ग्रामर स्कूल गया, ना मैं अभी पब्लिक स्कूल गया, तो ये कहना कि जी वो ग्रामर स्कूल और जो नए नए स्कूल खुल गए, लेकिन 30 साल पहले वो थे भी नहीं। तो स्कूल का ताल्लुक नहीं है, जो ताल्लुक है आपके अंदर। और आपको जो फेल कर सकता है वो आप ही फेल कर सकते हैं, जो पास कर सकता है वो आप ही कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सवाल बच्चे को दे दे मोबाइल, आवाज सही नहीं आ रहा। कैमरा मैन जाके वहाँ बैठ गया, उसको उठा के मैं बैठ गया था। मैं बड़ा खुश होऊंगा कि अगर बच्चे सवाल करेंगे मुझे, क्योंकि वो ज्यादा मोर वैल्यूएबल कैमरामैन को बोलो उसी को दे देना मोबाइल। आपको दे दिया गया है, जिसको पढ़ सकते हैं हम, जो उम्मीद है सबको समझ में आ जाए। लेकिन असल चीज ये है कि आपके दिमाग में जो भी सवाल है वो मुझसे करें और सोचें कि इसका हल क्या होगा। अपनी मुश्किल से मुश्किल चीज में पूछें कि भाई हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, स्कूल खराब है, घर में ये मसला है, टीचर सही नहीं है, ये है वो है। मैं आपको हर एक का सजेशन दूंगा, लेकिन इससे पहले आपको बेसिकली सक्सेस के लिए 7 चीजें चाहिए, 7। जो इसका पेज नंबर 2 है, वो पेज नंबर 2 जो है वो बेसिकली 7 बड़ा लिखा हुआ, उसमें आपको ये बेसिकली इसको ध्यान देना है कि ये 7 चीजें अगर आप में हैं और आप इन 7 चीजों को फॉलो करते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप टॉप ऑफ द टॉप है। यानी अपने आप को कभी किसी से कमतर नहीं समझें। और ये बात नहीं है कि मैं ऐसी रैंडम कह रहा हूँ, मैं वही पाकिस्तान का बच्चा हूँ जो कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं वही पाकिस्तान का बच्चा हूँ जिसकी पूरी इंजीनियरिंग की डिग्री की जो फीस थी 214 रुपए थी। एडमिशन फीस मेरे माँ बाप ने दी थी, उसके बाद मेरी सारी जो फीस थी वो स्कॉलरशिप में थी। तो पढ़ाई का ताल्लुक पैसे से नहीं होता, ठीक है? पढ़ाई का ताल्लुक पैसे से नहीं होता, और पढ़ाई का ताल्लुक माँ बाप से या किसी से लगा मेरा वालिद काबिल से तो मैं काबिल होगा, उससे भी नहीं। तो दिमाग में ये रख लें कि पढ़ाई पैसे से नहीं है, पढ़ाई माँ बाप से नहीं है, पढ़ाई इलाके से नहीं है, पढ़ाई आपका अपना खुद सेल्फ है। तो जो 7 चीजें जो है वो पहले आप देखें आप में है या नहीं। अगर आप में नहीं है तो दिमाग से निकाल दें, फिर आप क्या होंगे, डेड फिश। डेड फिश क्या होता है? मरी हुई मछली। मरी हुई मछली क्या होती है? वो पानी के साथ साथ फ्लो करती है। आप पानी के साथ साथ फ्लो करेंगे, जिंदगी गुजर जाएगी, सब लोग गुजार देते हैं जिंदगी। तो अब आपके पास चॉइस है। नंबर 1 पीस ऑफ माइंड। अच्छा, पीस ऑफ माइंड जो है वो कैसे आएगा? हमें अपने दिमाग को सुकून रखना है, क्योंकि अगर आप गुस्सा आ रहा है, हालात तो वाकयात, बिजली चलेगी, अम्मी ने डांट दिया, अब्बा ने डांट दिया, टीचर ने कर दिया, इससे पीस ऑफ माइंड होगा नहीं। तो हमें पहले अपने आप को कंट्रोल रखना है, अपना कंट्रोल किसी को देना नहीं है, ठीक है? दूसरा हेल्थ एंड एनर्जी। हेल्थ एनर्जी से मतलब ये नहीं कि आप बॉडी बिल्डर बन जाए। हेल्थ एनर्जी का मतलब है लाइफ बैलेंस हो आपकी। आप सोए टाइम पे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप 12 घंटे सोए। जो आपकी एज है, इस एज में मैं 6 घंटे सोता हूँ, और अभी भी मैं 6 घंटे सोता हूँ, और मेरी उम्र 62 साल है, 62। तो ये दिमाग में आप कहना कि ये एज निकल रही है, एज कम हुई है, ये आपका प्राइम टाइम है। अगर इस टाइम आप लोग कुछ नहीं कर सके तो फिर कब करेंगे? और
कब करने का मसला नहीं है, मसला ये है कि ये आपकी इज्जत की बात है, आपकी वैल्यू की बात है कि आप हैं कौन, आप किसके बेटे हैं, किसके बाप हैं, किसी के भाई हैं, किसी के दोस्त हैं। आपको एक वैल्यूएबल पर्सन होना चाहिए, एज ए गार्बेज नहीं है। आप एक तो फैली पौधा नहीं होने चाहिए कि यार ये आदमी आ गया है दर्द सर हमारे। आप वैल्यू प्रोवाइड करें, उसके लिए पहला काम है आपका पीस ऑफ माइंड, दूसरा पॉइंट है आपका हेल्थ एंड एनर्जी, तीसरा लविंग रिलेशनशिप। हर इंसान हमारी पसंद का नहीं हो सकता। हमारे माँ बाप हैं वो कुछ और सोचते हैं, हम कुछ और सोचते हैं। हमारी सोच जो है 16 साल की है, तो हम जो सोच रहे हैं 16 साल, जो हमारा अब्बा है या अम्मा है वो 30 साल के या 40 साल के, तो उनकी सोच अलग है। तो कभी कभी क्या होता है कि वो जो सोच रहे होते हैं वो हम नहीं सोच रहे होते और हमें लगता है वो गलत है, जबकि वो गलत नहीं है, क्योंकि उनके पास तजुर्बा है। तो हमें फिजिकली अपने रिलेशन को अच्छा रखना है, एज ए बेटी, बेटा, भाई, दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही रिलेशनशिप जो है इसको आप आगे ले जाके नेटवर्किंग कहते हैं, जो कि एक दूसरे की हेल्प करना, सपोर्ट करना, वो रहता है। फाइनेंशियल फ्रीडम, मुझे अभी किसी ने कहा है चीज है कि फाइनेंशियल फ्रीडम बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में, ये हम कहाँ से करें। मैंने बोला ये कहाँ से आएगी, तो मैंने बच्चे को बोला कि ये आएगी नहीं, तुम्हें जनरेट करना। तो बोला ये कैसे जनरेट होगी, मैं तुमने मैट्रिक किया, बोला हाँ मैंने इंटर किया, बोला हाँ, तो मैंने लॉ ऑफ एनर्जी पढ़ा, बोला तो मैंने जब लॉ ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, तो भाई तो तुम में एनर्जी है, उसको तुम ट्रांसफॉर्म करो। तुम अगर मैट्रिक की स्टूडेंट हो, तुम प्राइमरी के बच्चों को पढ़ाओ, इम्पैक्ट करो। तुम्हारा जो है ना सराउंडिंग में महल्ले का बच्चा है जो बाहर गंदी नाली में खेल रहा है, उसको बिठा के उसको पढ़ाना शुरू करो, इम्पैक्ट करो, फिर तो तुम्हारा होगा। उसके बाद क्या होगा, तो मैं एक स्किल डेवलप होगी, कम्युनिकेशन स्किल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ नंबर लाना अच्छी बात नहीं है, मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे अमेरिका में भी और पाकिस्तान में भी, बड़े अच्छे नंबर है उनके, लेकिन वो क्या बुक वाल में, वो सिर्फ किताब पढ़ते हैं। हमें किताब नहीं पढ़नी है, हमें किताब भी पढ़नी है, नंबर भी लाने हैं, हमें कॉन्फिडेंस भी डेवलप करना है, हमें कम्युनिकेशन भी करना है, हमें फेथ भी चाहिए। मैंने अमेरिका में डायटिशियन में पढ़ा था, फेथ कैन हील यू। आपका यकीन, जैसे हम लोग दुआएं मांगते हैं, दरगाहों पे जाते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप सारा भरोसा उस पर करें, लेकिन ये चीज आपको हिम्मत देती है। जब मेरे वालिद मर रहे थे तो मुझे हिम्मत थी कि शायद वो बच जाए, तो वो जो आपका फेथ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो फेथ बहुत जरूरी है। तो फाइनेंशियल फ्रीडम में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि आपकी कौन सी स्किल है जिसको आप मार्केट कर सकते हैं। मेरे काफी दोस्त हैं, उनके बच्चे अमेरिका में रह के, पाकिस्तान में रह के अमेरिकन बच्चों से मुकाबला कर रहे हैं, उनके वो असाइनमेंट कर रहे हैं, यहाँ बैठ के हजारों डॉलर बना रहे हैं। 5 साल, कोई लोग जानते हैं 5 साल क्या होता है? हाँ, लोग कर रहे हैं। तो अगर आपके पास कंप्यूटर है, अगर आपके पास सेल फोन है, अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जानते हैं, इवन मैं कहता हूँ आप बिलो एवरेज पर्सन है, आप डेटा एंट्री कर सकते हैं, आपको $10 पर आवर मिल जाएगा। इंटरनेट पे आप अपना एक अकाउंट खोलें और से बोले कि मैं, इससे पहले कि आप टीवी देखें, बाहर बैठे रहे गली के कोने के ऊपर, उससे हासिल कुछ नहीं है। वो जितना आप टाइम ज़ाया करेंगे उतना नुकसान है। मेरे वालिद कहा करते थे, स्टिच ऑन टाइम सेव नाइट, कि अगर आपकी कमीज यहाँ से फट गई है तो अगर आपने उसको टाका नहीं लगाया तो वो यहाँ से फट जाएगी। या जो चिंगारी है, स्पाइक चिंगारी हुई, आपने फौरन उसको बंद कर दिया तो आपकी उंगली और अंगूठा चलेगा, लेकिन अगर आपने उसको बंद नहीं किया तो फ्लेयर मिल जाएगा, फ्लेयर होगा, शोला हाथ जल जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डेटा एंट्री से लेकर आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, आप मुख्तलिफ सर्विसेज फोटोशॉप कर सकते हैं। तो कहने की मेरी बात यह है कि ये आपके हाथ में, कोई फरिश्ता नहीं आएगा, ठीक है। वर्दी गोल्स एंड आइडियल, आपके दिमाग में एक होना चाहिए कि हम करना क्या चाहते हैं। आपके पास कोई गोल हो। मेरा बच्चा है, मेरे 2 बच्चे हैं, एक बच्चे की उम्र 28 साल है, एक की 24 साल है। तो 28 साल वाला बच्चा मुझे बोलता है कि डैडी आई सॉ ऑन इंस्टाग्राम समबडी सेड सक्सेसफुल पीपल, कि मैंने इंस्टाग्राम पे देखा सक्सेसफुल पीपल वो होते हैं जो कि ख्वाब देखते हैं, प्लान करते हैं, विश रखते हैं, ख्वाब देखते हो, प्लान करते हैं, वो लोग बड़े सक्सेसफुल होते हैं। मैंने बोला नहीं, ये लोग बिलो एवरेज पीपल होते हैं। बोला व्हाट, कि जो आदमी ख्वाहिश कर रहा है, प्लान कर रहा है, आप कह रहे हैं वो बिलो एवरेज? हाँ, क्योंकि मैंने बहुत से लोग देखे जिंदगी में जिनकी ख्वाहिशें होती हैं, जिनके
ख्वाब होते हैं और वो प्लान भी करते हैं, लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं करते। कल करूँगा मैं, रात को सो गया, सुबह से मैं नमाज शुरू कर दूंगा, सुबह से मैं भागना शुरू कर दूंगा, सुबह से मैं कर दूंगा, सुबह कभी आती टुमारो नेवर कम। तो क्या हुआ, उन्होंने एग्जीक्यूट नहीं किया। तो मैंने बोला कि एवरेज लोग जो होते हैं ना वो एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन अबव एवरेज जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो ख्वाब देखते हैं, विश होती है, उनके गोल होते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं इन टाइमली मैनर, टाइम के साथ करते हैं। 16 साल मैट्रिक, 18 साल इंटर, उसके बाद आपकी जो भी प्रोफेशनल फील्ड, ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट एनी गोल, विदाउट एनी टाइमलाइन यूजलेस है जिंदगी। और आपकी जो है ना, आप जो है जहाँ भी मिड में और किसी में फर्क क्या है, स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड एग्जीक्यूशन, कि मैंने टाइम कहाँ लगाया। मेरे दोस्त हैं मेरे घर में, क्योंकि वैसा नहीं करके मैं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उन्होंने अपना टाइम किसी और चीज में लगाया, उन्होंने जहाँ टाइम लगाया तो उसका रिजल्ट वैसे ही आएगा। तो हम जहाँ भी है ना, हम अपने फैसलों और चॉइसेस की वजह से, हमने क्या फैसला किया, हमने क्या चॉइस किया, ठीक है। उसके बाद सेल्फ नॉलेज एंड सेल्फ अवेयरनेस। अब मसला ये है कि अब जमाना बहुत बदल गया है। 40 साल पहले जब मैंने बीई किया था, तो जब मैं पैदा हुआ था तो उसी टाइम डिसाइड हो गया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा या इंजीनियर। मेरी 2 बहनें बड़ी थी, वो डॉक्टर थी, मैं जरा निकम्मा था, तो मैंने इसलिए मेरे पास था डॉक्टर नहीं बनना, मैं इंजीनियर बनूंगा। लेकिन अब जो है ना जमाना बदल गया है, इंटरनेट मौजूद है, हर चीज मौजूद है, तब आपको देखना आप चाहते क्या है, आप चाहते क्या, आप जो भी चाहते हैं। आप आर्ट है, आर्ट में आप आगे रखते हैं, बिजनेस है, अकाउंटिंग है, मार्केटिंग है, बहुत सी चीजें होंगी। तो अब आपको फैसला ये करना है कि मैं क्या चाहता क्या हूँ, उसके बाद उस पर उस डायरेक्शन में रैंडम नहीं, जैसे मैंने आपको बताया डेड फिश नहीं मरे गया, किसी ने बोल दिया ये कर लो। हर एक का एक्सपीरियंस अपना, आप देखें आपका स्किल क्या है। अब आपको मैथ पसंद नहीं है, आपको साइंस के सब्जेक्ट से नफरत है, और माँ बाप मारपीट, क्या बोला नहीं साइंस से तो मैट्रिक करो, इंटर करो, बीएससी करो, क्या होगा ना, पर कर लोगे तो लोगों को फायदा है। तो हमें बेसिकली देखना है कि हमारी वीकनेस क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है। हमारी जो वीकनेस है उसको हम इम्प्रूव करें, और जो स्ट्रेंथ है उसको कैश आउट करें। ये एक बात है। पर्सनल फुलफिलमेंट ये है कि आप सेटिस्फाई किस चीज में होते हैं, आपको क्या चीज अच्छा लगता है। अमेरिका में जो प्लेयर है बड़े बास्केटबॉल के, वो मिलियंस ऑफ डॉलर कमाते हैं। वो पढ़ते नहीं है, मतलब उनकी पढ़ाई होती है, लेकिन उनको एडमिशन मिलता है यूनिवर्सिटी में। आप खेल में अच्छे हैं तो आप खेल में जाएंगे, लेकिन अपना एक माइंड सेट करें और अपना गोल सेट करें। मैं अपने जब बच्चे थे मेरे छोटे, तो मैंने उनको बोला, बैठा के दोनों बच्चों को, कि देखो अगर तुम्हें पढ़ना है पढ़ाई करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम जो भी कर सकते हैं हम सपोर्ट करते हैं। नहीं पढ़ना कोई बात नहीं, तुम फेसबुक पे बैठे रहो, तुम गेम बॉय खेलते रहो, तुम टीवी देखते रहो, अंजाम क्या क्या होगा। तुम 10th ग्रेड के बाद या 12th ग्रेड के बाद किसी प्रोफेशनल कॉलेज में नहीं जाओगे, तुम बर्गर किंग में काम करोगे, मॉप लगा रहे होगे। अगर तुम इसी में तुम्हें खुशी है, इसी में खुशी पूरी है। जब तक तुम अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलोगे, तुम तरक्की नहीं कर सकते। कंफर्ट जोन में रहोगे अपने प्राइम टाइम पे। तुम्हारा प्राइम टाइम क्या, 17 से लेके 22 तक तुम्हारा एक्सट्रीम टाइम है, फिजिकली मेंटली। ना तुम्हारे पास लाइबिलिटी है, ना बच्चे हैं, ना माँ बाप बीमार है, ना अम्मा के सर पर दर्द है, ना अब्बा के जोड़ों में दर्द है, आप बिल्कुल फ्री है। लेकिन धीरे धीरे जब बढ़ते जाएंगे, माँ बाप की लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी। मालूम आप निकम्मे हैं तो माँ बाप बेचारे और मिजरेबल गुजारेंगे, आप उनके लिए एक दर्द सर हो, क्योंकि आप काबिल ही नहीं हो। अब मैं पूछता हूँ किसी को कोई सवाल है तो बताइए कि कोई ऐसा सवाल जिसको कोई कंफ्यूजन हो, कि जिसमें आप जिम्मेदारी डालेंगे कि मेरे फेलियर का रीजन ये चीज है। हाँ, अच्छा देखिए, पढ़ाई के एनवायरनमेंट की बात है ना, ये आपको खुद जनरेट करना है। क्योंकि जब आपको याद आपको होना कि मेरी कोई इज्जत है। मैं अमरीका की बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में गया, तो मैंने उनको बताया कि मैं उस जगह से हूँ जहाँ पर 3 वक्त की रोटी और क्लियर पानी। जो लोग जानते हो हैदराबाद में हम लोग दरिया सिंध का पानी पीते थे, मट्टी वाला। तो मैं ना, हम लोग क्लियर वाटर नहीं पीते थे, क्लीन वाटर।
तो एनवायरनमेंट आपको जनरेट होनी चाहिए। मैं किसी बच्चे को बता रहा था कि जब मैं 1974 में 8th ग्रेड में था, 8th ग्रेड में 8वीं जमात में हैदराबाद में, जो कि अगर कोई जानता हो हैदराबाद, तो 40 साल पहले सोचो हैदराबाद कैसा होगा। उस वक्त मैंने सोचा था कि मैं अमेरिका जाऊंगा। मैंने मैट्रिक किया, इंटर किया, इंजीनियरिंग पढ़ी, अमेरिका में एडमिशन भी हो गया मेरा 84 में। माँ बाप ने बोला तो पहले नौकरी करो, मैंने नौकरी की, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ा। तो आपके सवाल का जवाब ये है कि सक्सेस के लिए आपको एनवायरनमेंट क्रिएट करनी है। अपने आप को सराउंड करो उन लोगों से जिस डाइट में आप जाना चाहते हो। जैसे कोई नोए खान होता है ना, नोए खान वाला जो बनता है आदमी, पहले छोटे के तौर पर वो किताब लेके खड़ा हो जाता है या साइड पर खड़ा हो जाता है। सही कह रहा हूँ मैं आप। इसी तरह अब आप देखो कि आपको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, क्या बनना है, आप अपना एक हल्का बनाओ। और आजकल तो फोन है, व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, आप है ना जूम मीटिंग करो। आपको जैसे इंजीनियर बनना है, मैं जब हैदराबाद में पढ़ता था, मैंने हैदराबाद से इंटर किया था, कराची आके मैंने बी किया। मुझे ब्रिटिश काउंसिल नहीं पता थी, मुझे अमेरिकन कल्चर सेंटर नहीं पता, मुझे बस में बैठते हुए सफोकेशन होती थी। मैं तो गांव से आया था, लेकिन मैंने क्या किया, मैं लोगों जो दोस्त थे, आजम जी के लड़के थे, डीजे साइंस कॉलेज के लड़के थे, उनके साथ में बैठता था। वो बड़े स्मार्ट थे, क्योंकि मैं तो छोटे शहर से आया था। लेकिन मैंने अपने आप को सराउंड किया कॉलोनी के, भाई मुझे क्या करना चाहिए। मैंने बोला चलो भाई अपने आप को, तो ये आप स्वागत है, आपको ढूंढना है महल्ले में, शहर में। अब तो ग्लोबल, आप तो जिना बोल के क्या कि आप जूम पे बात करो, जिससे आप जूम पे बात करो, व्हाट्सएप पे बात करो, मैं अवेलेबल हूं, तो आपको लोग मिल जाएंगे। लेकिन आप में तड़प हो। उर्दू का शेर है, राहे तलब में हो जज्बे कामिल जिसके साथ, खुद उसको ढूंढ लेती है मंजिल कभी कभी। सलवात 21 मिनट हो गए मुझे बोलते हुए। ऑडियंस लगता है या तो आपको समझ में मेरी बात नहीं आ रही, या वो हर चीज को क्लियर है। जी बोलिए। जैसा आपने बताया कि वालिदैन के कहने पे स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेते, लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होता उसमें। ऐसे आफ्टर इंटर या आफ्टर ग्रेजुएशन इंसान अपनी फील्ड चेंज करता है अपनी दिलचस्पी के मुताबिक, तो उसके एडवांटेजेस और लॉसेस क्या क्या हो सकते हैं? मैंने आपको बताया कि मैं बनना चाहता था डॉक्टर, लेकिन मेरी बहन बहुत काबिल थी, तो मैं करके मेरे डॉक्टर नहीं बना, मैं बन गया इंजीनियर। ठीक है, इंजीनियर बन गया, मैंने किया इलेक्ट्रॉनिक्स में भी। उसके बाद क्या हुआ कि मुझे पसंद, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने वापडा में काम किया, पीएससी है वापडा में। मैं इंजीनियर था जब मैं 21 साल का था, 400 लोग रिपोर्ट करते थे मुझे, लेकिन मेरा दिल वापडा में था नहीं, जब मैंने इंजीनियरिंग पढ़ी थी। फिर मैंने क्या किया, वापडा जैसी नौकरी को छोड़ के पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दिया, और फिर मैं मिनिस्टर कम्युनिकेशन में चला गया, टेलीकम्युनिकेशन। टेलीकम्युनिकेशन जो थी वो एडवांस थी। बेसिक डिग्री क्या थी मेरी, इलेक्ट्रॉनिक्स। पहले मैं इलेक्ट्रिकल में रहा, फिर मैं टेलीकम्युनिकेशन में आ गया। टेलीकम्युनिकेशन में काम किया, फिर भी मुझे लगा कि जमाना कुछ और तेज जा रहा है, तो मैंने अपने आप को आईटी में कर लिया। टेलीकम्युनिकेशन डिफरेंट फील्ड है, आप जानते हो। फिर आईटी, फिर मैं आईटी में चला गया। आईटी के बाद जब मैं अमेरिका गया, तो मैंने देखा कि जो ज्यादा लोग हैं वो साइबर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं, तो मैंने अपने आप को ट्रिम कर लिया साइबर सिक्योरिटी। क्योंकि जो मेरी जो आखिरी जो स्लाइड है, जो मैंने लिखा हुआ है कि सक्सेस इज नॉट ओन, यानी जो सक्सेस है वो आप ओन नहीं करते, इट इज रेंटेड। सक्सेस जो है वो ऐसा नहीं कि ये मैं फोन में ओन करता हूँ, ये होता है रेंट, एंड रेंट इज ड्यू एवरी डे। हमें एवरी डे अपने आप को इम्प्रूव करना है, एवरी डे इम्प्रूव करना है। लेकिन पहली बात तो मैंने आपको ये बताई कि 1983 का ग्रेजुएट अमेरिका में डायरेक्ट नासा में काम कर रहा है, तो ये दिमाग से निकालता है कि हमारी एजुकेशन खराब है। एजुकेशन हमारी खराब नहीं, आप खराब है, क्योंकि आप संभाव पढ़ नहीं रहे। 4 साल आपने डिग्री ले ली, और अब मेरे जैसे आदमी के सामने आप आ गए, तो मैं आपको इतना दलील करूंगा कि आपको शर्मिंदा हो जाएंगे। मैंने बताया कि मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं अमेरिका में मिला किसी से, उसने बताया कि मैं MBA हूँ। जब मैंने उससे बात की तो मुझे अंदाजा हो गया कि ये आदमी तो मैट्रिक के काबिल नहीं था। लेकिन क्या हुआ, वो उसकी वजह से बाकी 10 लोग और दलील हुए। तो आपकी जो है ना वैल्यू, वो आपकी अपनी नॉलेज है। मैं जब गया
अमेरिका, तो मैंने अपने आप को सोचा ही नहीं था मैंने कि मैं टैक्सी चलाऊंगा। मैं ये नहीं बोला टैक्सी चलाना गुनाह है, मैं ये नहीं कह रहा फूल बेचना गुनाह है, मैं ये नहीं कह रहा मैंने बोला मेरे माँ बाप ने मुझे मौका दिया, मैंने पढ़ा, तो मैं क्यों दलील हूँ किसी आगे जो मुझे बोले कि तुम्हें ये नहीं आता। तो आंसर ये कि आपको आना चाहिए और अपने शौक को अपग्रेड करता रहना चाहिए। जैसे मैं बोला रेंट यू एवरीडे मीन इम्प्रूव करो। तो मैं आपको बता रहा हूँ मेरा डायरेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स डिग्री, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, वापडा केएससी, टेली कम्युनिकेशन, आईटी, साइबर सिक्योरिटी, ठीक है ना। ये मुझे जो किताब दिखा रहे थे ये अमेरिका में छपी है, और अमेरिका में किताब छापना मजाक काम नहीं, ऐसा नहीं है मैं उर्दू बाजार डाल के छाप दूंगी। 100 साल तक लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस में होगी पूरी, इसकी कॉपी राइट कुरान शन देखी जाती है। तो आंसर ये है कि आप करें वो जो आपके माँ बाप ने, मेरे माँ बाप ने मेरे पास चॉइस ही नहीं थी, मैं तो असल में पढ़ना चाहता था पोइट। तो मेरी वालदा ने बोला कि तुम एमए इंग्लिश करोगे, गवर्नमेंट कॉलेज के लेक्चरर बन जाओगे और सिगरेट पीते पीते खांसते में मर जाओगे। तो ये बात करूँ मैं 1976, मैंने मैट्रिक किया था 76 में। तो मैंने बोला आप क्या करूँ, लेकिन ये कि मेरा शौक था लिटरेचर का, मुझे लिटरेचर अभी भी शौक है, लेकिन मैंने सोचा एक शौक है मेरा, एक मेरा प्रोफेशन है, क्योंकि मुझे अपने घर वालों का ख्याल करना है, मुझे अपने बीवी बच्चों का ख्याल करना है, अपने बहन भाइयों का ख्याल करना है, अपनी कम्युनिटी का ख्याल करना है। मैं अमेरिका में फारिग वक्त में क्या करता हूँ, जो लोग पाकिस्तान से अमेरिका जाते हैं तो डॉक्टर इंजीनियर होते हैं, लेकिन उनमें ना कॉन्फिडेंस होता है ना उनमें ड्राइव होती है, वो बेचारे मजबूरी दुकान पे खड़े हो गए ना पेट्रोल पंप पे काम शुरू। मैं उनको रेज्यूमे बढ़ाता हूँ, जो पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन उनमें क्या होता है सेल्फ एस्टीम नहीं होती, उनमें अपना भरोसा नहीं होता। वो कब आएगा जब आप कॉन्फिडेंट होंगे। कभी कभी क्या होता है कि लोगों की लाइबिलिटीज होती है, बीवी बच्चे होते हैं, माँ बाप होते हैं, सारा कुछ है, लेकिन आप एकदम तो स्टेज पे नहीं पहुंचते डूबने वाले पे। पहले डूबने से पहले पानी यहाँ तक होता, फिर यहाँ तक होता है, तो आप अंदाजा करने के भाई मैं डूब रहा हूँ, क्या करना चाहिए मुझे। कुछ क्लियर हो या कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको? और कोई सारे बच्चे बोलिए सर, ये फील्ड जो हम अभी यहाँ पर कोर्स कर रहे हैं फोटोशॉप से, तो उसके अंदर आगे हमारी लाइफ जो हमारा जो करियर है उसमें किस तरह का जो रोल प्ले करेगी फोटोशॉप। मैं आपको बता दूं, अगर फोटोशॉप आप पढ़ रहे हैं, पहली बात तो याद रखें जो आप पढ़ रहे हैं वो दिल से पढ़ेंगे, ठीक है। पहली बात तो ये इसलिए नहीं पढ़े कि हम पढ़ रहे हैं और यहाँ से सर्टिफिकेट नूरुल्लाह शुस्त्री सर्टिफिकेट लेके निकल जाएंगे, पढ़े दिल से। फाइवर के ऊपर आपको जॉब मिल जाएगी, जो लोग फोटोशॉप काम कराएंगे। वो एक है एवरेज लेवल की सोच। अगर आप समझदार हैं या कोई यहाँ पर आईटी का आदमी बैठा हुआ है, तो जो नई जो बोल के जिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या ब्लॉकचेन, इसमें एक चीज करती है एनएफटी का था नॉन फंजिबल। हाँ, तो अगर आपने फोटोशॉप पर काम किया तो आपको 8 आवर्स में 8 करता तो मिलियंस ऑफ डॉलर मिलते हैं। आप गूगल करें, मेरी बात समझ रहे, तो अपनी फील्ड में आप एक्सपर्ट बनो। तो आप, और आजकल का जमाना ऐसा है, आप बैचलर डिग्री नहीं भी हो, टैलेंट होना चाहिए। अमेरिका में जब गए ना तो उन्होंने मेरी डिग्री नहीं चेक की कि तुमने कहाँ से बी किया, फ्रांस में कहाँ से, जर्मनी में कहाँ से। उन्होंने बोला भाई ये काम है, व्हाइट बोर्ड पर खड़े जाओ, टक 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 बनाओ, ले देंगे तुम्हें, प्रोजेक्ट दे देंगे, आपने करा तो ठीक है, नहीं तो आउट। वहाँ पर वो ऐसा नहीं होता कि अब मैंने पर्ची भेज दी और नौकरी बची। तो फोटोशॉप है ना, ये एक मिनिमम लेवल का काम है, लेकिन आपको बेसिकली आर्ट में जाना है। आर्ट में किस तरह 3 डायमेंशनल आर्ट या नेचुरल पोर्ट्रेट, वॉन गॉग, जिस तरह बड़ी बड़ी पोर्ट्रेट मिलियन ऑफ डॉलर की होती है, तो आपको दिमाग यूज करना है। कॉपी कैट नहीं पढ़ो। कॉपी कैट क्या होता है? कॉपी कैट वो होता है बच्चा कि मैट्रिक में 90% आ गई, मैट्रिक में 90% आओ, लेकिन नॉलेज के समान जो काम करो समझने के लिए। ये मत समझो कि बस हमें सर्टिफिकेट लेना है, क्योंकि सर्टिफिकेट माँ बाप तो खुश हो जाएंगे, हमारा बच्चा लेके आएगा सर्टिफिकेट। ओपन मार्केट में आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा, और वहां पर जब प्रोड्यूस नहीं करोगे तो फिर आपको पैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। थैंक यू। भाई क्या करें आप? 3 एज और प्लस स्टडी, जॉब के साथ स्टडीज करते हैं उनको बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि यहाँ की जो पढ़ाई है बहुत एक्सपेंसिव। यहाँ की पढ़ाई हमने की यार,
यहाँ की पढ़ाई हमने भी की है। और क्या कहते हैं, एक्सपेंसिव जब होती है कि जब आना आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहता हर को स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए, लेकिन जैसे मेरा वो वन पॉइंट है ना कि फोकस रखना है आपको। आगे तक सोचना है कि यार मैं जिंदा रहूंगा 60 साल तक, ठीक है ना, 65 साल तक, मेरा अब्बा रहा, मेरा अम्मा रही या दादा रहे, तो हमें एक गोल सेट करना है कि यार हमारी एज होगी और हमें क्या करूँ मैं। एक्सपेंसिव आप बता रहे ना कि पढ़ाई एक्सपेंसिव है और टीन एज, ये बता रहे ना, जॉब की तरफ। हाँ, तो सलमान भाई, इनके भाई जो हैं वो बाहर पढ़े हैं, तो अमेरिका में जो लोग भी पढ़ते हैं तो वो जॉब भी करते हैं, माँ बाप को पैसे भी भेजते हैं और नंबर भी ला लेके आते हैं। वहाँ की जिंदगी बहुत टफ है, वहाँ पेड़ नहीं लगा हुआ, डॉलर लगे हुए हैं। मेरा बच्चा जब वो 16 साल का था, वो जब से जॉब करता है। क्यों? वो जॉब आपको एक देती है कॉन्फिडेंस, एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि जब तक आप में सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप बोलेंगे मेरा अब्बा दे देगा। जब मैं पढ़ा था, तो मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा जमाना था, मेरी 5 बहनें हैं, तो मैं उनका एक भाई, एक मेरा छोटा भाई, तो मुझे सब कुछ अवेलेबल था। मैंने बी तक कुछ करके नहीं दिया, बस मेरे माँ बाप मुझे पैसे देते रहे और मैं पढ़ता रहा। लेकिन उनकी एक्सपेक्टेशन थी कि मैं कुछ करूं, तो फिर समहाउ मैं बहुत अच्छी जॉब मिल गई, लगी थी मुझे। लेकिन मसले का ये है कि आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा, सोल्यूशन आपको खुद निकालना पड़ेगा, ट्यूशनें पढ़ानी पड़ेंगी, और हर चीज जो कर रहे हैं ना आप टीन एज में फोकस करेंगे, जो भी आप कर रहे होंगे वो उसका पे आउट। तो दिमाग से ये निकाल दें कि महंगाई, हमारे जमाने में हमसे भी अमीर बच्चे होते थे इंजीनियरिंग करते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे, तो हम क्या करते थे, अमीर बच्चों से किताबें खरीदवाते थे। ये बात हो रही 1978, 79, 80। उस जमाने में रीगल सिनेमा में फोटोस्टेट हुआ करती थी, फोटो कॉपी। तो अमीर के जो बच्चे होते थे, हम उनसे बोलते थे कि तुम ओरिजिनल किताब मंगा लो, अपने चाचा से अमेरिका से, हम उसकी फोटोस्टेट करा लेते। फिर फोटोस्टेट करा के भी हम बांट लेते थे, आधी किताब तुम रखो, आधी किताब हम रखो। असल में आप पे विल होनी चाहिए। अगर आप पे विल नहीं है, आप पे ड्राइव नहीं है, जैसे 3 चीज बोलता हूँ अपने बच्चों को, 3D: ड्राइव, डिवोशन एंड डिसिप्लिन। अगर आप ऑर्गेनाइज नहीं है, चीजें बिखरी हुई है, जूते उधर पड़े हुए, अम्मा ठीक नहीं है, मोजे वहां छोड़ते तुमने, वो किताबें गिरी हुई, क्या उल्टी है, तो दिमाग से निकालने आप कामयाब हो सकते हैं। इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन होना चाहिए। तो अगर आप सोचे महंगाई, टीन एज, सब कुछ लगा लें, नंबर 1 डिसिप्लिन नहीं है, कहानी मौजा होगा, मौलाना साहब को दुआ पढ़ दें, शायद मौजा कर दें, लेकिन मौजा 100 लोगों के साथ हुआ, एक के साथ हुआ। तो डिसिप्लिन, ड्राइव, हमें सड़क होनी चाहिए। आप यकीन करेंगे कि मुझे इतना गुरूर था पाकिस्तान से जाके कि मैं अमेरिका की कोई भी चैंपियन लड़का हो, हार्वर्ड, MIT में उसके मुकाबले का, इसलिए मैंने नासा में जॉब की। और मैंने MBA कब किया? एट द एज ऑफ 59। जब मेरे बेटे ने बोला कि डैडी यू आर टू ओल्ड, उसने मुझे बोला 59 की एज में, मेरी एज 59 थी, तो मैंने अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और MBA किया एट द एज ऑफ 59। तो पॉइंट मेरा कहने की बात नहीं है कि भाई ड्राइव और डिवोशन मुझे बहुत था। मैं टीवी भी देख सकता था, मैं फेसबुक पे बैठ सकता था, अपने चाचा से फोन पे हमारे बैठे हैं पापा मामा, इनसे दिन में बात कर सकता हूँ। मैं क्यों किताब छाप रहा हूँ, मैं एक दूसरी बुक छप रही है, मैंने पेटेंट रजिस्टर कराया IFSC के लिए। हम आपकी शायद फोन से आँख का फोटो भेजेंगे और आँख को देख के आपका सारा बताएंगे कि आपको ग्लूकोमा होने वाला, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स क्या, आँख को देख के, फोटो देख के हम बताएंगे आपको कि आपको क्या क्या बीमारियां होने वाली है। तो मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरा शौक है, मैं चाहता हूँ एक वैल्यू भी लाऊं। तो आप इस बात में बात है कि आप अपनी वैल्यू खुद क्रिएट करें। तो मैं अपने बच्चों को बोलता हूँ कि तुम एक फुटबॉल हो, एक फुटबॉल में हवा भरी होती है, कोई भी मार देता तो दूर चली जाती है। अगर तुम फुटबॉल हो तो आयरन की फुटबॉल हो, लोहे की, कोई टांग मारे भी तुम्हें तो तुम्हारा उसके टोमे लगे, तो ये कौन करेगा? तुम करो। नहीं करना चाहते, नहीं करो जी। होगा पूरा मेरा, अभी सवाल तो सो रहे हैं, सरबाजी पढ़ने देखो, मोहम्मद
या वालदेन का बनना बनाए या पैसे का बनना बनाए तो पढ़ नहीं सकता इंसान, जो पढ़ने वाला तो यहाँ का मसला यही है कि मसला लाइब्रेरी है, पढ़ने का शौक़ नहीं है, आने का शौक़ नहीं, मदरसा है, आने का शौक़ नहीं, बच्चों को मतलब मस्जिद में, मदरसे में, लाइब्रेरी में आने, ये जो पहला स्टेप जो अहम है, जो शौक़ है, ये कहाँ से लाए इनके अंदर? देखिए असल चीज़ ये है कि पहली बात तो जैसे आप लोग माशाल्लाह बहुत मेरी नॉलेज बहुत मामूली आप लोग मुकाबले में, अल्लाह इकबाल ने बस कहा था खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत बदलने का। वो तो अल्लाह इकबाल ने कहा था। मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरा भाई, मेरी बहन के बच्चे, मेरे भाई के बच्चे अगर निकम्मे उठ रहे हैं और मेरे महल्ले के बच्चे, वो मेरी जिम्मेदारी। क्यों? क्योंकि बाप होना, माँ होना एक बड़ी जिम्मेदारी है। वैसे तो हम कहते हैं बहन माँ के बराबर होती है, तो माँ मर जाती है तो बहन माँ का अदा करती है, तो हमें अपना रोल अदा करना चाहिए शुरू से। जब ये जो बच्चा शौक नहीं हुआ ना, तो आज से नहीं हुआ है। जब बच्चा वो 3 साल का था, आपने उसके साथ क्या किया? जब वो 7 साल का था, आपने उसके साथ क्या किया? जब वो 11 साल का हुआ था, उसके बाद क्या किया? अब आप बोल रहे हैं 15 साल के बच्चे थे कि ये इसको शौक नहीं है। वो शौक उस टाइम पर सर्दी लग रही, मुंडे को घर में बैठ जाओ, मदर से भेजा नहीं, तो हम ये हमारी गलती। हम बाप तो बन गए, लेकिन हमारा वो किरदार नहीं था, हमारा वो एक्शन नहीं था। हम हमेशा बच्चों पर जिम्मेदारी डालते हैं। बेटी पे हमने सारा जोर डाला हुआ कि बेटी जो है ना वो ऐसी होनी चाहिए, हमारा बेटा ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमें एक बाप भी होना है। हर एक आपको ना एक सारे रोल हैं। मैं एक बाप भी हूँ, एक शौहर भी हूँ, एक भाई भी हूँ, एक दोस्त भी हूँ, एक बेटा भी हूँ। ये सारे रोल में, ये नहीं कहता हर रोल में आपको 100 में 100 मिलेंगे, बीवी भी 100 में 0 देती है, कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी कोशिश करता हूँ। तो कहने की बात ये आपकी जो बात है ना, तो ये हमें पहली बार एक तो घर की तरबियत, प्लस हमारा जो माहौल है, आपके बच्चों के जो शौक नहीं है ना, ये यूँ ही हो रहा है कि आप जिन लोगों से मिल रहे हैं, उनके बच्चे या आपका जो इंटरेक्शन है उन लोगों में ऐसा नहीं है, जो वो भी ऐसे चल रहे हैं। तो आपको देखना चाहिए, हमेशा कहते हैं ना, उसके साथ रहो, कामयाब लोगों के साथ। जो लोग जैसे आकाश हो ना शाहीन, अगर शाहीन को भी आप रिसर्च आई थी कि शाहीन के बच्चे को जो अकाब है उसको मुर्गी के बच्चे के साथ, कबूतर के बच्चे के साथ रख दोगे तो वो वैसे ही होगा। तो हमें अपनी इन्वायरमेंट को अपडेट करनी है, हमें अपने रोल करने अदा करना है, और हमें बच्चों को डायरेक्ट करना है। मेरी माँ जाहिर थी, मेरी माँ स्कूल शायद में भी पहली जमात 5 जमात पढ़ी होंगी, लेकिन उनके दिमाग में था कि हमें बनाना है। उन्होंने अपने 7 बच्चों को जो कर सकती थी उन्होंने किया। तो कहने की बात यह है कि माहौल हम खुद क्रिएट करते हैं। जमीन को बच्चे है ना, ये बाग है, एक गार्डन, उस बाग के अंदर क्या होता है, हमें पानी डालना पड़ता है। बाग में क्या होता है, वहाँ पर जो वो होती है ना, तो घास उसको निकालना पड़ता है, उसमें यूरिया डालना पड़ता है, उसके सर्दियों में हमें उसके पत्ते ट्रिम करना पड़ते हैं। आपने बात करोगे नहीं तो जंगल हो जाना होगा। माजरत के साथ मैं शायद सवाल समझा नहीं सकता हूँ। जैसे मिसाल के लोग हमारे आप देखते हैं कहीं बगैर ग्राउंड पे काफ़ी सर खेल के और भी ना यहाँ पर 50-60 70 बच्चे नजर आएंगे, लाइब्रेरी में 5 नजर नहीं आएंगे, मस्जिद में 5 नजर नहीं आएंगे, मदरसे में 5 नजर नहीं आएंगे। तो इस चीज़ को मतलब वही बताऊँ, इसका मैं बेसिक रूट कॉज बताऊँ ना। इसका रूट कॉज ये कि जो खेल रहा है ना बच्चा, वो पहले छोटा था बच्चा, हमने उस टाइम इसको ध्यान नहीं दिया। अब लेकिन अब हमें मसले का हल करना ही है जो आप बोल रहे हैं। अब क्या होगा कि इसमें जो महल्ले के, जब महल्ले हमारे ज़माने में क्या 30 साल 40 साल पुरानी बता रहा हूँ कि अगर मैं सिगरेट पीता तो महल्ले का उस आदमी बोलता तुम्हारा बेटा सिगरेट पी रहा है। हर औरत हमारी खाला थी, हर आदमी हमारा चाचा था। अब क्या हुआ, लगता है यही है कि हमारे चाचा खत्म हो गए, हमारी खालाएँ खत्म हो गई, क्योंकि हम एक सही माँ बाप नहीं है, क्योंकि हम ना अपने बच्चों को सही करते ना किसी और को सही करने देते। तो ये भी एक बात है, लेकिन इसका बड़ा गंभीर सवाल है। मैं समझता हूँ मैं काबिल नहीं हूँ, लेकिन मेरी दानिश में यह है कि हमें उनको समझाना, जब तक दिमाग में नहीं आएगा ना, जब तक हम एहसास से महरूमी, एहसास से जिम्मेदारी हम इसमें डेवलप नहीं कर सकेंगे, तो हमारा पूरा माशरा खराब होगा, और वो हो रहा है क्योंकि हम वो कर नहीं पा रहे। तो ये बड़ा मेजर चीज़ है, और ये पूरा एक कल्चरल बात है, लेकिन इसमें हर एक को अपना रोल अदा करना है। महल्ले वालों को, बाप को, स्कूल को,
हालात और वाक़यात को, सारी चीज़ों को हर एक का अपना अपना पोर्शन है। जी भाई। मेरी आखिरी सवाल ये है कि नॉर्मली ये देखा जाता है बैचलर करने के बाद इस वक्त महंगाई की वजह से ज़्यादातर लोग बाहर जाने का सोचते हैं, या तो वहाँ जाके मास्टर्स करने का सोचते हैं या वहाँ जाके जॉब करने का, या तीसरा ऑप्शन होता है यहीं पे पढ़ाई भी करें और जॉब भी करें। तो इनमें सबसे बेहतर क्या है? तो बाहर जाने के लिए तो आप समझ लो बाहर की जो मार्केट है ना वो ओपन कंपटीशन है, उसमें दुनिया जान का आदमी है, फ्रेंच, जर्मन, जापानी, अन्य सारे लोग हैं, आपको उनसे कम्पीट करना है। उससे पहले अगर आप में ज़रा भी तड़प है, ज़रा भी आप में ड्राइव है, ज़रा भी आप में हिम्मत है, आप अभी से ना घर बैठ के, कोविड के दौरान दो साल में लोगों ने लाखों खरब बनाए, आप अपना शुरू करें, आप इंटरप्रेन्योरशिप, अपनी स्किल को कैश आउट करें, जो भी आप कर सकते हैं, पढ़ाई में करें, अपने आप को अपडेट रखें कि इंटरनेशनल मार्केट में क्या है। फर्स्ट आपने बैचलर्स किस में करना है, आप पढ़ाई क्या करना है? अच्छा, इलेक्ट्रिकल में करना है तो आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिकल में क्या करना चाह रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल में आगे जाके रोबोटिक्स में भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में जाके आप जनरेशन में भी जा सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में जाके आप इलेक्ट्रोमैकेनिकल में भी जा सकते हैं, तो मुख्तलिफ चीज़ों में जा सकते हैं। तो आप अपनी एक निश बना लेंगे, जब आपकी एक निश बन जाएगी, आपकी एक स्पेशलिटी बन जाएगी, तो आप जब उसको फोकस करें कि मैं इलेक्ट्रिकल में जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इलेक्ट्रिकल में जाना चाहता हूँ पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिकल में जाता हूँ उसमें जाना चाहता हूँ सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रिक कन्वर्जन, जो टेस्ला कार है, जो इलेक्ट्रिक कार आ रही है, उसमें जाना चाहता हूँ। तो वो जो चीज़ें ना वो आपको एच करेगी। तो हमें ऐसा करना है कि आप दूसरों से मुनफरिद नजर आए। जनरल दौर में चलते रहेंगे, एवरेज चलते रहेंगे तो कहीं नहीं होगा, क्योंकि ज़माना बड़ा तेजी से चल रहा है। तो आप चाह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट में आपको कुछ ना कुछ तुर्रा इम्तियाज होना चाहिए, कुछ ना कुछ आपका हाथ पास होना चाहिए। चलो सही है। आप बताइए कुछ सवाल तो करनी ना, मेरा ख्याल है क्या करूँ। ये हो सकता है बच्चे इसमें से कुछ या बहन भाई हमारे कुछ नहीं पूछ पा रहे हो, अगर ये पर्सनली आपसे कुछ अप्रोच करना चाहें आप तक, तो इस तरह से अगर अपने फ्यूचर के लिए बात करना चाहें। भाई पर्सनली अप्रोच आप लोगों के पास मेरा ईमेल एड्रेस भी है, और ये सारे लोग मुझे जानते हैं जो इंतजामिया है, मैं अवेलेबल हूँ। मैं अमेरिका में भी लोगों जो वहाँ की बड़ी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के जो मास्टर्स और बैचलर्स के जो बच्चे हैं उनको मैं उनका मेंटर हूँ, मैं उनको गाइड करता हूँ रेज़्यूमे राइटिंग में, इंटरव्यू प्रिपरेशन में। तो मैं वहाँ के बच्चों का करता हूँ, मेरे अपने खुद 2 बच्चे हैं, तो मैं अवेलेबल हूँ। लेकिन मेरी कंडीशन ये है कि आप में ड्राइव हो, आप में तड़प हो। आप चाहेंगे मैंने बस अम्मा ने मुझे इंजीनियरिंग पढ़ा दी या डॉक्टर बना दिया, उससे नहीं होगा। आपको प्रूफ करना होगा आप कौन है। जैसे बरला साहब बोल रहे थे कि मैं मेरे वालिद दरार थे, मेरे चचा मर्दाना अली शाह, ये सब थे, ये इनकी बेइज्जती है कि मैं एक निकम्मा इंसान होता, और अभी मुझे खुशी हो रही है कि मैं इनसे एसोसिएट हूँ। तो सिर्फ कहने की बात ये है आपकी कि मैं अवेलेबल हूँ 24/7। जिंदगी मेरी पूरी कंप्लीट हो चुकी है, अब मैं तो फारिग आदमी हूँ, मतलब नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है मैं किसी के लाइफ में इम्पैक्ट कर सकूँ। अच्छा, मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहती हूँ अल्लामा साहब की बात को लेकर, थोड़ा मैं कंटिन्यू करूँगी। इसमें हमें ना विमेन एजुकेशन पे काम करना होगा। जो हमारी माएँ हैं जो घरों में बैठी हुई हैं, उनको अपने सारे बच्चों की एक्टिविटीज़ पता है। ऐसा नहीं है कि उनको नहीं पता कि बच्चा प्लेग्राउंड में आ रहा है या लाइब्रेरी में जा रहा है या मदरसे में जा रहा है। हमें विमेन एजुकेशन पे काम करना पड़ेगा। इस पर फर्दर हम लोग इसको लेके चलेंगे शादी से इंटरनेशनल के अंडर में। तो आप लोग भी अपने मजहबी और रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग वर्किंग करें, हम लोग इस तरह वर्किंग करेंगे कि हम खवातीन को एजुकेट करें, उनको एम्पावर करें। वेमेन एम्पावरमेंट की ज़रूरत है इस एरिया में, ताकि वो अपने बच्चों को ये गाइड करेंगी तुम्हें इस टाइम किस तरह टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है, लाइब्रेरी कब जाना है और प्लेग्राउंड कब जाना है। मेरा बस ये पॉइंट था। और भाई कोई किसी के सवाल? जी बोलिए। जी बहुत सारी ओरिजिनल वेबसाइट्स हैं जिसमें जैसे फाइवर है, फाइवर पर अपना अकाउंट बनाए, और दूसरी अदर कंसल्टिंग है तो जो भी यहाँ के इंचार्ज है जरार में उनको लिंक भेज दूँगा, उस पर अपनी आप आईडी क्रिएट करें और वो वेरिफिकेशन होती है, और फिर आप अपना काम करें। और मेरे कई दोस्त हैं जिनके बच्चे आपकी उम्र के होंगे 18-20 साल के, और वो
काफी पैसे बना रहे हैं, क्योंकि वो क्या करते हैं, अमेरिकन जो लोग हैं उनके वो असाइनमेंट कर रहे होते हैं, क्योंकि पाकिस्तानी बच्चे बहुत सही होते हैं। मैं बता रहा हूँ, पाकिस्तानी बच्चे बहुत सही होते हैं, बस प्रॉब्लम इनका ये है कि जब तो इनमें कॉन्फिडेंस नहीं होता या ये सब डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, इनको हमें ट्रैक पे करना है। मैं मान ही नहीं सकता पाकिस्तानी कोई बच्चा निकम्मा है, वो दिमाग यूज नहीं कर रहा, वो किस में कर रहा है, किसी और काम में कर रहा है। तो अगर आपको शौक है अपना जनरेट करें, जितना पैसे आएंगे अपने आप को एम्पावर करें। मेरा की बात ये 3 दोस्त स्टूडेंट ने सवाल किया है, इतने सारे स्टूडेंट हैं, तो कैसे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, उसकी कोई एडवाइस है? हाँ। इसके अंदर भी यही होता है कि कोई क्वेश्चन करेगा तो मेरी बेइज्जती ना हो, इस तरह की चीज़ हो फील हो। देखिए, ये बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप करें? हमेशा याद रखें, जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। मैं हैदराबाद से कराची आया, मैं नहीं आता। मैं पाकिस्तान से अमेरिका गया, मैं नहीं जाता, क्योंकि एक फेयर होता है, फेयर ऑफ सक्सेस और फेयर ऑफ फेलियर, ये नॉर्मल है। लेकिन क्या होता है, बहुत से लोग हैं ना, जैसे उर्दू में शेर ना, जिसने लगाई पेड़ को खंदा के पास, वो तिफल क्या लड़े तो घुटनियों को बच जाते। तो कहने की मेरी बात यह है कि कॉन्फिडेंस जो है ना, आपको करना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा, और जितनी जल्दी ले रहे हैं उतना अच्छा है। और मेरा तो कहना ये है, फेल फास्ट नहीं। अभी मैं 62 साल की उम्र में बेवकूफ़ी करूंगा, उसके इम्पैक्ट ज्यादा होंगे। बस 12 साल में गलती करूंगा तो वो संभाल लूंगा, 14 साल 18 साल 20 साल। तो कॉन्फिडेंस में कोई नहीं। अभी आप बेवकूफ़ बन जाए 16 साल में, अच्छी बात है। 40 साल में जब बेवकूफ़ बने तो लोग कहेंगे तू करेंगे। तो बेहतर है आप बेवकूफ़ अभी बन जाए कि ये मेरा सवाल बेवकूफ़ी का है, अच्छी बात है बेवकूफ़ होने। लेकिन मालूम है कि 40 साल के आप हैं और सवाल बेवकूफ़ करें तो क्या बरकत होता। जी भाई कुछ नहीं होती, इमाम ज़माना बुलंदतर सलावत। बोलता रहूँगा, मुझे मसला नहीं है। बाकी वो किसी और कोई बोल रहा है, चल बैठे शाहरुख साहब आइए। आज ये बुलाएंगे सही है। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया, और मेरा आता पता इन लोगों खिलाफ से ले लीजिएगा। और बाकी इस प्रोग्राम के बाद में जिसको कोई शक हो कि ये फेलियर की रीजन ये है, मैं बता दूं कि फेलियर की रीजन आप हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है, आप हैं। फेल हो रहे हैं, आप हैं। ना माँ बाप है, ना महल्ले वाले, ना पड़ोसी है, ना मौलाना साहब है, ना कोई है, आप हैं। और जो इस बात से डिसएग्री कर रहा है, मुझे मिलने में बताता हूँ कि मोहतरम जनाब निज़ार जाफरी साहब की सेहत सलामती के लिए एक बार पढ़ लीजिए। अगर पाकिस्तान में रह रहे होते तो ये वक्त बनता था कि लाखों की बातें की हैं, क्योंकि अमेरिका से आए तो डॉलरों की बातें की हैं, और डॉलर वैसे आजकल ऊपर बहुत ऊपर जा रहे हैं। आप लोगों के लिए ये परवरदिगार की बारगाह में शुक्र का वक्त है, सजदा शुक्र का, कि इस तरह के ब्रांड कामयाब लोग आपसे आपने अगर इनकी बातों को वाकई सीरियसली लिया और मुस्तकबिल में ये बातें आपको बहुत काम देंगी। आगा साहब ने एक बात की और अभी लग नहीं रहा था कि ये इतने अरसे से अमेरिका में, ऐसा लग रहा था जाफरिया में रहते थे, क्योंकि ये जो उन्होंने जाफरिया का एक वीक पॉइंट बताया ना कि ये जो बच्चे इमाम बारगाह में खेल रहे हैं, ये आज से नहीं खेल रहे हैं, ये हर दौर में खेले हैं। और जब तक जितना मुझे याद है, ये हर दौर में इमाम बारगाह जब कच्चा था, जब भी ये एक खेल का मैदान सा ही था, और आज भी जब ये पक्का हो गया है तो भी कुछ ज्यादा तब्दीली नहीं आई। लेकिन उस दौर में और इस दौर में थोड़ा सा फर्क ये है कि उस दौर से बहुत सारे कामयाब लोग यहीं से निकल के अमेरिका, बरतानिया, कनाडा में शिफ्ट हो गए हैं और कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन अभी बहुत कुछ अरसा हो गया है कि यहाँ से नहीं निकल पा रही है। तो शायद तरबियत की कमी है कि माँ बाप जो है वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे, या माँ बाप को भी बच्चों के लिए गोल सेट करने का कुछ समझ नहीं आ रहा। पहले कहते थे कि वो एक आम सा मुहावरा है कि बच्चों के पाँव जो है वो पालने में ही नजर आ जाते थे,
अगर नहीं आ रहे थे तो फिर मसला है। लेकिन बच्चे के जो वालिदैन हैं वो बच्चे के लिए टारगेट सेट करते हैं, जैसे क़िबला मोहतरम ने बताया कि इनके वालिदैन ने सेट किए इनके टारगेट, तो ये आज इस मंजिल पे, इस मुकाम पे पहुंचे हुए हैं। या आगा साहब हैं या और बाकी कैसे हैं, तो इन लोगों के बुजुर्गों ने इन पे काम किया, मेहनत की, तो ये आज इस मुकाम पे कामयाब जिंदगी गुजार रहे हैं। अब वक्त आप लोगों का है, मुस्तक़बिल आप लोगों का। मजीद इस टॉपिक पे रोशनी डालने के लिए हमारे एक और मेहमान हमारे साथी बैठे, अमेरिका में मेडिकल के शोबे से वाबस्ता हैं, डॉक्टर हैं, डॉक्टर शाह हुसैन साहब। तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो इस पे आके अपने ख्यालात का इजहार भी करें और हमारे इन मेहमानों के लिए कोई मजीद मंजिलों का तयन भी करें। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु काफ़ी टाइम हो चुका है और क़िबला की मौजूदगी के अंदर कुछ भी लफ्ज़ कहना ईद के मामले में तो मेरा इजाज़त हो चुका। वो अल्बर्ट आइंस्टाइन का मैं असल में हमारे घर के वहाँ एक लाइब्रेरी है, तो उसमें एक पोस्टर लगा हुआ था, उसकी मैंने तस्वीर एक ले ली। तो उसमें आइंस्टाइन ने लिखा था कि द ओनली थिंग दैट यू एब्सोल्युटली हैव टू नो इज द लोकेशन ऑफ द लाइब्रेरी। उसी लाइब्रेरी में एक और चीज थी जो मैंने लिखा, व्हेन इन डाउट गो टू द लाइब्रेरी। अब यहाँ पर ये लाइब्रेरी है शहीद सालिस लाइब्रेरी, काजी नूरुल्लाह शुस्त्री जो कि काजी थे और आलिम, उस हवाले से ये लाइब्रेरी पहले भी बनी थी और फिर बीच में ख़त्म हुई और अब दोबारा बनी। माशाल्लाह से बहुत अच्छे इसमें प्रोग्राम चल रहे हैं, लेकिन इसमें जो मुझे एक चीज़ की कमी महसूस हुई कि यहाँ पर इस इलाके के बच्चे ज़्यादा नहीं आते और इसका टाइम का ड्यूरेशन भी शायद हमारे पास हमें ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा कि बच्चे यहाँ पर आए। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे जलाल और जो दूसरे दोस्त हैं खिदमत मेहनत कर रहे हैं कि यहाँ पर वेब डिज़ाइनिंग और जो MS ऑफिस और जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, तो मेरी एक ख्वाहिश थी जो सब दोस्तों को, स्टूडेंट्स को बताने की है कि अगर किसी तरीके से किताब है, उसका नाम है लबनान, अगर किसी तरह वो लबनान किताब मिल जाए, और जरा भाई से गुजारिश है कि अगर वो किताब अवेलेबल हो और वो हो कि इस इलाके के हर घर में वो किताब होनी चाहिए। अगर आप उस लबनान किताब का मुताला करेंगे तो देखेंगे कि एक मुल्क लबनान था, उसके साउथ में शिया रहते थे जिनके इल्मी सूरत बहुत कमज़ोर थी और वहाँ पर आलिम दीन अगर मैंने पढ़ा था, उस पर गलत हो तो तस्लीम कीजिएगा कि आयतुल्लाह अब्दुल हुसैन शरफुद्दीन वहाँ पर हुआ करते थे। तो वो तकरीर करते थे कि रसूल अकरम ने चांद को पीछे बुला लिया और सूरज को तोड़ दिया, और सब बोलते थे कि हमारे फिर हालात क्यों तब्दील नहीं होते। उस दिन उन्होंने उस लाइब्रेरी को अपने बंद की और उन्होंने एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट शुरू की, और उस टेक्निकल इंस्टीट्यूट की वजह से आज वहाँ पर लबनान के मुल्क में आप सबको मालूम है कि वहाँ पर जो शिया लोग हैं वो काफ़ी ताकतवर हो चुके हैं। तो ये तो एक बात हो गई लबनान किताब के वाले थे कि वो पता नहीं मिलेगी नहीं मिलेगी, मगर वो तो सकते हैं। तो दूसरी आप लोगों से सिर्फ गुजारिश है कि इस लाइब्रेरी में बहुत सारे प्रोग्राम हैं कि बच्चों की स्टोरी टेलिंग के अलावा इनका होमवर्क, इनको बैठ के अच्छे माहौल में पढ़ाई और इन लोगों को कोचिंग, इनके साथ मुख्तलिफ किस्म की जो मराहत है वो देने का प्लान है। वो उस वक्त ही होगा कि जब यहाँ पर बच्चे नजर आएंगे। अगर बच्चे नजर नहीं आएंगे तो आपको मालूम है कि वो पढ़ाने वाले का भी दिल नहीं लगेगा और जो उसके लिए मदद फराहम कर रहे हैं उनका भी दिल नहीं लगेगा। और साथ ही साथ इस इलाके में आपको मालूम है कि मदरसा कुरान भी है, आलिम दीन भी यहाँ पर मौजूद हैं,
यानी कि ये समझ लें कि ये इलाका, ये आपका जो इलाका, ये समझ लें कि एक बहुत ही ताकतवर शिया मंतका हो सकता है अगर आप लोग कोशिश करेंगे। और ये हम सबको करना होगा। जो यहाँ पे रहते हैं उनको चाहिए कि वो घर घर जाएं, बच्चों को यहाँ पे भेजें और उनको बोलें कि लाइब्रेरी आए। जब बच्चे ज्यादा आएंगे लाइब्रेरी 24 घंटे में खुल सकती है, मसला कोई नहीं है। मसला सिर्फ ये है कि बच्चे आएंगे तो लाइब्रेरी में उनको किताब भी मिलेगी, पेंसिल भी मिलेगी, पेन भी मिलेगी, कॉपी भी मिलेगी। मगर ये है कि बच्चों को आना पड़ेगा और बच्चों को आप लोग लेकर आएंगे। आप लोग यहाँ पर आए हैं, आप घरों में जाएंगे। मुझे एक दोस्त बता रहे थे कि उनके पास एग्जैक्ट फिगर नहीं है, मगर तकरीबन 450 फैमिलीज यहाँ रहती हैं। अगर हर घर में 2 बच्चे भी हैं तो हिसाब लगा लें कि 900 बच्चे तो लाइब्रेरी में हमारे पास जगह नहीं है, हमारे यहाँ भर जाएंगे अगर लाइब्रेरी आए। और अगर लाइब्रेरी में 10 बच्चे आ रहे हैं तो उसका मतलब है कि हमारा कुछ काम ही नहीं हुआ। और ये ऐसे बातें हम करके चले आएंगे और अगले साल में अगर वो उस पर अमल नहीं हुआ तो ये तकलीफ का अमल होगा उन लोगों के लिए जो कोशिश कर रहे हैं। और आप लोग उसके वॉलंटियर हैं, आप लोग खुद इसके अंदर हैं। तो इसका मतलब ये है कि लाइब्रेरी चल रही है कि आज तकरीबन अगर 100 लोग यहाँ बैठे हैं तो इसका मतलब है कि हमने तकरीबन 1 साल में काफ़ी एक टारगेट अचीव किया है। मगर हम मुतमईन नहीं हो सकते। हम मुतमईन उस वक्त होंगे जब इस इलाके का हर बच्चा हमारे लाइब्रेरी के साथ मेंबर होगा, उसका फॉर्म भरा हुआ होगा, उसका डेटा हमारे पास होगा कि कौन सा बच्चा किस क्लास में है। वो हमारी लाइब्रेरी में आके खुद बताए, बजाय ये कि हम उसके घर पे जाएं। और ये हम सब ने काम करते हैं कि आपको अपने पड़ोस वाले को बताना है, आपको अपने पड़ोस वाले को बताना है, तो हम कुछ कर सकते हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। मैं सर कुछ कह नहीं सकता कि टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है और कुछ दोस्त दूसरे भी आए हैं तो मुझे जाना होगा। तो मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आप लोगों के लिए सरप्राइज गिफ्ट है। अभी हमारे बिरादर हमजा और बिरादर मीसम कुछ सवालात करेंगे और जिसको आता हो तो वो बिल्कुल इत्मीनान के साथ सिर्फ हाथ खड़ा करेगा तो फिर उसको इनाम मिल जाएगा। अगर सब अपनी जगह से जवाब देंगे तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो सवाल मसला करेगा। इसके बाद वो बच्चे कि जिन्होंने 9th मैट्रिक में या फर्स्ट ईयर वगैरह में अच्छी मार्क्स लिए हैं, पोजीशन ली है, उनके लिए भी शहीद सालिस लाइब्रेरी की जानिब से उनके हौसला अफजाई के लिए और दीगर बच्चों की रग़बत के लिए कुछ सर्टिफिकेट्स भी हैं, गिफ्ट भी हैं और मेडल्स भी हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ से बच्चे मेडल्स पहनते जाएंगे। और जैसे शाहसन भाई ने बताया कि लाइब्रेरी खुल गई है, जहाँ तक बड़ों का काम था उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया, जिम्मेदारी पूरी कर दी। अब आप लोगों को शोल्डर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है कि अब आप लोग इससे इस्तेफादा किस हद तक करते हैं। रोज़े महशर आपसे पूछा जाएगा कि अगर आपने कोई ऑब्जेक्शन रेज किया कि परवरदिगार हम तो जानते ही नहीं थे, हमारे पास कुछ सोर्स नहीं था, तो आपसे कहा जाएगा दीन के मामले में आलिम दीन साहब बैठे हुए, ये थे आपके इलाके में और दुनियावी और दीगर हवाले से आपकी हेल्प के लिए लाइब्रेरी मौजूद थी, आपने क्या किया। तो मैं गुजारिश करूंगा हमजा भाई से और मीसा भाई से जो आके सवाल का सिलसिला शुरू करें। पर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आपको पता है रूल्स कि हाथ अपना रेस करना है, सही है, और अगर किसी ने पहले जवाब दे दिया तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ठीक है। सादा से सवाल है बिल्कुल, आई गेस के जो यहाँ पे हमारे कोर्स वाले स्टूडेंट्स बैठे हैं उनके लिए उनके कोर्स के मुताबिक भी सवाल आएगा, ठीक है। तो मैं सवाल शुरू करना चाह रहा हूँ। मौजूदा पाकिस्तान के प्रेसिडेंट का नाम बताइए।
मीसा मीसा स्टैंड अप करें, स्टैंड अप करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है WWW stands for वर्ल्ड वाइड वेब। तीसरा सवाल है PSD stands for PSD stands for अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर कौन सा है? पाकिस्तान का नेशनल फ्लावर जैस्मिन। फोटोशॉप जो है वो किसका प्रोडक्ट है? एडोबी का जो है वो प्रोडक्ट है। अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन विच इज द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान? आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। आगे वाले में ठीक है जी जी। अच्छा, डिसिप्लिन का मुजाहरा कीजिए। बहुत ज्यादा अगर आप लोग जवाब देंगे ना तो फिर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे और फिर सर उनके पास आएंगे भी, ठीक है। अच्छा, नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान? ठीक है, हॉकी जो है वो होता है नेशनल गेम ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ये बताइए वर्ल्ड का एक्सटेंशन क्या है? हमारे MS वर्ल्ड वाले भी यहाँ पे बैठे हैं। वर्ड का एक्सटेंशन, ठीक है, .docs। HTML stands for वन साइड। अच्छा, जो दे चुके हैं जवाब वो दोबारा हाथ नहीं उठाने जा रहे, बस एक ही बात की बात है। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन। कुरान में कोई कितनी सूरत है? एक 114, बिल्कुल सही जवाब है। पाकिस्तान का कौमी नगमा किस शायर ने लिखा था? हफीज जालंधरी, बिल्कुल सही जवाब। टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड? टॉलेस्ट माउंटेन? माउंट एवरेस्ट। कुरान की सबसे छोटी सूरा का नाम बताइए। ये तो सबको ही पता होगा। सूरा कौसर। अच्छा, तो अब गिफ्ट के हवाले से भी सवाल है जो अभी तक सबको मिल रहा है। USB स्टैंड्स फॉर? हैंड रेज करें, जो पहले जवाब देते वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, तो प्लीज हैंड रेज करें। ठीक है। यूनिवर्सल सीरियल बस। What is a hexadecimal color? हम एक कलर कोड यूज करते हैं, उसमें कितने डेसिमल्स होते हैं? 6। सही जवाब। दुनिया में यूज किए जाने वाले 2 सबसे मशहूर ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम बताइए।
IT stands for IT stands for Information Technology. What is software? सर यहाँ सर मैं आगे से फ्रंट वाले जी ये a set of instructions. Who is the founder of Microsoft? माइक्रोसॉफ्ट के बानी का नाम बताइए। आगे आगे ताकि आपको आगे एक डिजिटल डिस्प्ले में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है फोटोशॉप में? मैं बहुत क्लियर कर दिया है क्वेश्चन। पिक्सल होता है। नेशनल एनिमल पाकिस्तान का क्या है? नेशनल एनिमल बारकोड। लार्जेस्ट रिवर ऑफ अर्थ, सबसे बड़ा दरिया। ठीक है। कुरान की सबसे बड़ी सूरत का नाम बताइए। ये भी सबको पता होगा यकीनन। अच्छा एक बात है, अगर आप लोग हाथ उठाने से पहले ही जवाब दे देंगे ना, जिसको नहीं भी आता होगा उसको भी बदल जाएगा और वो फिर नाम भी जीत जाएगा। पाकिस्तान ने किस ईयर में वर्ल्ड कप जीता था? ये भी सबको पता होगा तकरीबन। 1990। ठीक है, एक और लास्ट। पाकिस्तान का मतलब क्या है? नहीं, एक्चुअल मीनिंग क्या है पाकिस्तान का? जी, पाकिस्तान का मतलब क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, लेकिन असल में पाकिस्तान का मतलब क्या है? होली लैंड, पाक सरजमीन। चलिए, थैंक यू। हमारे क्विज का यहाँ पे सेशन खत्म हो गया और अब मैं थोड़ा सा प्रोग्राम में वापस आ जाइए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत।
प्रोग्राम का, और जिन बच्चों की हौसला अफजाई करना मकसूद है वो तो तकरीबन 15 हैं, और जिन बच्चों को रागिब करना है कि उनकी भी नेक्स्ट सेशन में हौसला अफजाई हो वो माशाल्लाह बहुत सारे हैं। और आप लोगों के तवज्जुह से जो लोग हैं, उनके तवज्जुह से जो नहीं हैं, उन तक भी इस चीज़ का शौक पैदा होगा कि इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में उन लोगों को भी यहाँ पे बुला के इन मशहूर शख्सियात और कामयाब तरीन लोगों को परवरदिगार इनको नजर में से महफूज रखे, इनको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। इनके दस्ते मुबारक से आगा साहब बैठे हैं, बाकी चाचा बैठे हैं, इनके दस्ते मुबारक से और सलमान जाफरी साहब, इनको गिफ्ट भी मिलेगा, सर्टिफिकेट है, मेडल्स हैं और कैश प्राइज है। तो कैश प्राइज तो आप लोगों की ईजी हो जाएगी, मेडल और सर्टिफिकेट आपको सारी जिंदगी याद रहेगा कि आप अपने बच्चों को भी दिखाएंगे कि देखो शहीद सालिस लाइब्रेरी से हमें ये मिला था और इनके हाथ से मिला था जो अमेरिका से आए थे। तो ये आप लोगों के लिए कामयाब और अहम बातें वो वाली हैं। ये तो दुनियावी चीजें ये यहाँ पर रह जाएंगी। तो सबसे पहले जिसका नाम अनाउंस करूंगा उनको गिफ्ट देने के लिए, मेडल्स पहनाने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ मौलाना जाफरी के पेशिमाम सही शबी अहमद जैदी साहब से कि वो आके अपने दस्ते मुबारक से इन बच्चों को मेडल्स पहना दे। मौलाना साहब की शेर सलाम जी के लिए एक बार जरूर पढ़ें। ये 15 नाम हैं, इनको पहले मेडल्स पहनाए जाएंगे, फिर उसके बाद सेकेंड फेज में इनको सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, फिर इनकी पोजीशन जो इन्होंने मैट्रिक में या इंटर में या इन्होंने पोजीशन वगैरह दी हैं, जो मार्क्स आए हैं इनके, उनके हिसाब से इनकी भी पोजीशन बनेगी, उस पर इनको कैश प्राइज मिलेगा। कैश प्राइज उसी हिसाब से है जितने आपके मार्क्स हैं। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा यावर अब्बास साहब। अच्छा, इन लोगों के लिए अगर हौसला अफजाई के लिए आप लोग भी दुरूद पढ़ते रहेंगे तो आप भी सवाब में शामिल हो जाएंगे। अच्छा, मैं बाकर चाचा से भी गुजारिश करूंगा कि बाकर रफी साहब से कि आप भी तशरीफ लाइए और सलमान जाफरी साहब से कि आप भी यहाँ तशरीफ लाएं ताकि बच्चों की हौसला अफजाई भी हो सके। सर्टिफिकेट भी देते रहिएगा इनको। ये कौन से पेज पे लाइए, कौन से पेज पे लाइए? फेसबुक पे अपना जो पेज है ना, हमारा प्राइवेट है, लिंक सेंड करवा देना। हमें मिल नहीं रही, हमें जो मिल रही है ना वो 2-3 है। सबसे पूछते हैं, अपने सबसे नहीं पूछे, पता नहीं चलता ना 2-3 पेज कौन से पे किस पे जाना है। टाइम हो रहा है जब बैठे हैं सर्विस टाइम ऑनलाइन करवा के बैठे साथ में किराया बच जाएगा। सैयद मोहम्मद मीसम रजा। सैयद मोहम्मद मीसम रजा। इधर देखो इस तरफ।
13 नंबर पे है सैयद मोहम्मद हमजा हुसैन जाफरी और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बारहवें नंबर पे है सैयद रिजवान अली जैदी। वो आए नहीं है तो उनका प्राइज गिफ्ट आने के लिए उनकी सिस्टर आएंगी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। इधर देखो 10वें नंबर पे है नबीहा जाफरी। नबीहा जाफरी नहीं, मोहम्मद बिलाल। इधर देखो, इधर देखो। नेक्स्ट है माहीन। माहीन फुल नेम माहीन नहीं है उनकी, उनका गिफ्ट उनकी सिस्टर नहीं। अच्छा, ये 15 बच्चे वो हैं तलबा जिन्होंने मैट्रिक में या इंटर में ए ग्रेड किया और ये भी जाफरिया के लिए और अतराफ के जो हमारे इलाके हैं जहाँ से बच्चों ने अपनी मार्कशीट वगैरह जमा कराई थी, तो ये भी सरमाया है इंशाअल्लाह। उम्मीद और मुस्तक़बिल जो है वो। इनके बाद है हसीन फातिमा। हसीन फातिमा। फिर है गुले जहरा। इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। फैजान रजा रिजवी। फैजान रजा रिजवी। फहीला जब्बार। आतिका बतूल। आलिया बतूल। नहीं। अच्छा, अब ये जो रह गए वो बताएंगे कि इनके गिफ्ट वगैरह कहाँ से। अब दो हमारे पास जो हाईएस्ट टॉप थे उनको जो है उनका कैश प्राइज भी ज़्यादा है, उनके लिए शीट भी है और सर्टिफिकेट ऑफ मेडल। मैं मौलाना साहब से बात से गुजारिश करूंगा कि तशरीफ रखिए। इन तीनों हजरात की सेहत और सलामती के लिए एक बार मिलकर दुरूद पढ़ें। जो शहीद सालिस लाइब्रेरी की जानिब से जो स्पेशल प्राइज दिया जा रहा है और बच्चों को हौसला अफजाई के लिए, ये दो हैं और पहले को गिफ्ट देने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ जनाब अंजार हुसैन जाफरी साहब से कि वो तशरीफ लाएं और दस्त मुबारक से बच्चे को इनाम दें। बच्चे का नाम है मीसा हुसैन जाफरी। सलवात पढ़ लीजिए। इन्होंने
इन्होंने इन तमाम बच्चों में टॉप पोजीशन ली है परसेंटेज के हिसाब से, और इन तमाम बच्चों में इन्होंने टॉप किया है। एक बार और की सेहत सलामती के लिए, उनकी बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुरूद पढ़ें। सर बहुत शुक्रिया। सेकंड नंबर पे जो पोजीशन हासिल की है परसेंटेज के हिसाब से, उनको गिफ्ट देने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ ब्रादर शाह हुसैन साहब से कि वो तशरीफ लाएं और अपने दस्ते मुबारक से इनको गिफ्ट अदा करें। इनका नाम है कंदील जहरा। चेहरा साहब इधर देखें, सामने देखिए, चेहरा साहब ने उनको हटाओ। हाँ देखो, सामने देखिए, इरम का कहाँ है? इरम का तो ठीक है, इरम का तो लेना बैठे के पीछे सर्टिफिकेट में दिया उसका। सर्टिफिकेट कहाँ है इसका? देखो उसका इन तमाम बच्चों की हौसला अफजाई और उनकी सेहत और सलामती के लिए और उनकी बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए एक बार इनकी दुरूद पढ़ें। आखिरी बात मैं करूंगा, प्रोग्राम तकरीबन एंड हो गया, लेकिन इख्तितामी कलमात के लिए हमारे फाकर साहब से मोहतरम और दुआए इमाम ज़माने के लिए मौलाना शफी साहब मौजूद हैं। आखिरी बात ये, रसूल इस्लाम से आगे किसी ने पूछा कि अगर मुझे पता चले कि मेरी जिंदगी में एक दिन बाकी रह गया है तो मैं क्या करूँ? अल्लाह के नबी ने ये नहीं कहा कि नमाजें पढ़ते रहो, ये नहीं कहा कि अली के चेहरे को देखते रहो इबादत है, ये नहीं कहा कि दुरूद पढ़ते रहो बहुत सवाब है, कुछ नहीं कहा। क्या कहा कि अगर तुम्हारी जिंदगी में एक दिन बाकी रह गया है तो इल्म हासिल करो। मैं आखिरी कलमात के लिए और थैंक्स के लिए मैं मुल्तमिस हूँ कि आखिरी कलमात अदा करेंगे सैयद बाकर हुसैन रिजवी बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु बहुत मशहूर हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में शिरकत करके इसको कामयाब बनाया, और हमने थोड़ी सी टाइम के मामले में गलती की थी, इसके लिए हम माजरत खा हैं, वरना ये प्रोग्राम 8 बजे ख़त्म होना था, टाइम थोड़ा सा आगे हो गया। इसके बावजूद हम आप तमाम लोगों के बहुत बहुत मशहूर हैं। तो इमाम ज़माने के लिए मौलाना सैयद शबीर अहमद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा बर्खास्त